उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इमरान अंधखुली आंखों से जायजा लेने में मसरूफ था। उसके आसाब तने हुए थे। दीवार सिमटते ही 10 के करीब मशीन गनों से मुसल्लह अफराद तेजी से अंदर दाखिल हुए और फिर वो साइडों में होते चले गए। उनके साथ एक लंबा तड़ंगा आदमी था जिसके चेहरे पर खशूनत और गुस्से के आसार नुमाया थे। ये अभी तक बेहोश पड़े हैं। इस लंबे तड़ंगे आदमी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, यस बॉस। एक मुसल्लह शख्स ने मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, ठीक है, बाकी पड़े रहें, अलबत्ता इसकी जगह बदल दो। लंबे तड़ंगे आदमी ने इमरान की तरफ इशारा करते हुए अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, यस बॉस। इस मुसल्लह आदमी ने कहा। फिर उसके इशारे पर 2 अफराद मशीन गनों को कांधों से लटकाकर तेजी से इमरान की तरफ बढ़े और दूसरे लम्हे इन दोनों ने दोनों अतराफ से स्ट्रेचर को उठाया जिस पर इमरान लेटा हुआ था। वो दोनों स्ट्रेचर को उठाने तेजी से खिला की तरफ बढ़ते चले गए। इमरान इस नई सूरत हाल की बिना पर कोई फैसला न कर सका और वो दोनों से उठाए तेजी से इस खला से बाहर निकलते चले गए। बाहर एक राहदारी थी और वो इमरान का स्ट्रेचर उठाए तेजी से इस राहदारी के शुमाल की तरफ बढ़ते चले गए। राहदारी के इख्तिताम पर एक दीवार थी, मगर इन दोनों के वहां पहुंचते ही दीवार खुद ब खुद एक तरफ हट गई और वो इसकी दूसरी तरफ आ गए। दूसरी तरफ एक सुनसान सी सड़क थी जिसके किनारे पर एक बंद वैगन मौजूद थी। वो इमरान को उठाए इस वैगन के पिछले हिस्से की तरफ बढ़े। उसी लम्हे वैगन का पिछला दरवाजा खुद ब खुद खोल गया और इन दोनों ने इमरान का स्ट्रेचर धकेलकर वैगन का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। खटक की तेज आवाज आई और वैगन के दरवाजे को ताला लग गया। चंद लम्हों बाद वैगन तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती चली गई। वैगन के पिछले हिस्से में इमरान अकेला मौजूद था। वो हैरान था कि आखिर ये क्या चक्कर चल पड़ा है और उसे यूं अपने साथियों से अलहदा करके कहां ले जाया जा रहा है। वैगन तेज रफ्तारी से चलती रही और फिर तकरीबन 20 मिनट की मुसलसल सफर के बाद उसकी रफ्तार आहिस्ता होना शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद वो एक झटके से रुक गई और इमरान समझ गया कि वो किसी नई मंजिल पर पहुंच गया है। वैगन का पिछला दरवाजा एक बार फिर खुला और इमरान के स्ट्रेचर को बाहर खींच लिया गया। इमरान ने देखा कि वो एक वसी कोठी के पोर्च में मौजूद है। इसके स्ट्रेचर को उठाए दोनों अफराद तेजी से इमारत के अंदर बढ़ते चले गए। एक राहदारी से गुजरकर वो सीढ़ियां उतरकर एक बड़े से तहखाने में पहुंचे और फिर उन्होंने स्ट्रेचर तहखाने में रखा और मशीनी अंदाज में वापस मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। इनके बाहर जाते ही दरवाजा खुद बंद हो गया। उसी लम्हे इमरान ने एक झटके से अपने आप को स्ट्रेचर की आरजी बंदिशों से छुड़ाया और फिर वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। अब तक वो इसलिए खामोश था कि वो ये फैसला कर ना सका था कि उसे पहले इस बंद कमरे में कैद करने के बाद क्यों इस तरह उठा कर लाया जा रहा है। ले आने वालों के अंदाज से जाहिर था कि वो इमरान को तो पहचानते हैं, लेकिन किसी वजह से वो इमरान को अलहदा करना चाहते हैं और यही वजह इमरान जानना चाहता था ताकि सही सूरत हाल सामने आ सके। इमरान को अपने साथियों की तरफ से ज्यादा फिक्र इसलिए ना थी कि वो आज़ाद हो जाने के बाद बखूबी अपना दिफा कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो जानता था कि अगर ये सारा चक्कर पावरलैंड वालों का है तो फिर उन्हें ज्यादा दिलचस्पी इमरान के साथ ही है। इमरान ने दरवाजे के हैंडल को दबाकर अंदर की तरफ खींचा तो दरवाजा खुलता चला गया। इमरान दरवाजा खोलकर बाहर निकला और फिर छोटी राहदारी से गुजरकर एहतियात से सीढ़ियां चढ़ता चला गया। सीढ़ियों का इख्तिताम जिस कमरे में होता था वहां से उसे किसी की आवाज आ रही थी। दरवाजा खुला हुआ था। इमरान दरवाजे की ओट में पहुंचकर रुक गया और फिर उसने बड़ी एहतियात से ओट में से झांका तो उसने दोनों को एक मेज के गिर्द खड़े देखा। मेज पर एक ट्रांसमीटर रखा हुआ था। हेलो रॉडिश कॉलिंग चीफ बॉस हेनरी, ओवर। एक आदमी बार बार यही फिक्रा दोहराए चला जा रहा था। यस हेनरी कॉलिंग, ओवर। चंद लम्हों बाद एक आवाज़ गूंजी और इमरान आवाज़ सुनते ही समझ गया कि ये इसी लंबे तड़ंगे आदमी की आवाज़ है जिसने इमरान की जगह तब्दील करने के लिए कहा था। इमरान को तहखाने में पहुंचा दिया गया है बॉस, ओवर। बोलने वाले ने मौतबाना लहजे में कहा। इसकी क्या पोजीशन है, ओवर? हेनरी ने पूछा। वो अभी तक बेहोश है बॉस, ओवर। रॉडिश ने जवाब दिया। तहखाने के दरवाजे को लॉक कर दिया है ना, ओवर? हेनरी ने सवाल किया। नहीं बॉस, उसकी क्या जरूरत है, वो तो गहरी बेहोशी का शिकार है। और राडिश ने झिझकते हुए अंदाज में जवाब देते हुए कहा, ओ अहमक, नॉनसेंस। वो इंतहाई खतरनाक आदमी है, वो किसी भी वक्त होश में आ सकता है। फौरन दरवाजा बाहर से लॉक कर दो और तुम दोनों बाहर एहतियात से निगरानी करना। अगर वो कोई हरकत गलत करे तो उसे फौरन गोलियों से भून डालना, ओवर। हेनरी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। बेहतर बॉस, ऐसा ही होगा, रॉडिश ने जवाब दिया। अब प्रोग्राम सुन लो अच्छी तरह और एहतियात से। मैंने इमरान की जगह उसके मेकअप में दूसरा आदमी ब्लू रूम में पहुंचा दिया है। इसके बाद मैं लेडी एशले के हमरा वहां जाऊंगा और इस पर साबित कर दूंगा कि इसने जिस इमरान को गिरफ्तार किया है वो नकली है। असली इमरान तो पहले ही कत्ल हो चुका है, उसकी लाश मेरे पास महफूज है और फिर मैंने उसे लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। रवानगी से पहले मैं तुम्हें रेड कॉशन दे दूंगा और रेड कॉशन मिलते ही तुमने फौरी तौर पर इमरान पर रेड फायर खोल देना है। इससे इमरान झुलस कर चलकर खत्म हो जाएगा। बस ये ख्याल रखना कि उसका चेहरा कदरे महफूज रहे। रेड फायर उसकी नाप पर करना है। जब वो खत्म हो जाए तो उसके चेहरे पर अनजाना करीम मल देना ताकि उसकी लाश पुरानी नजर आए।
पहुंचने से पहले ये कार्रवाई मुकम्मल होनी चाहिए। ओवर, हेनरी ने तहमकाना लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, हम अपने फ्राइज के मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। ओवर, रॉडिश ने जवाब दिया। ओके, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। जैगर, तुम जाकर तहखाने का दरवाजा बाहर से लॉक कर दो और खुद वहीं ठहर कर निगरानी करो। मैं स्टोर से रेड कॉशन रिसीवर, अंजाइना करीम और रेड फायर उठा कर ले आऊं, क्योंकि रेड कॉशन के बाद हमें तमाम कार्रवाई सेकंडों में मुकम्मल करनी होगी। रॉडिश ने अपने साथी से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, जैगर ने सर हिलाते हुए कहा। फिर वो मुड़कर सीढ़ियों वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, जबकि राडिश करीबी दरवाजे से बाहर निकल गया। इमरान दरवाजे की ओट में खामोश खड़ा हुआ था। फिर जैसे ही जैगर सीढ़ियां उतरने के लिए दरवाजा क्रॉस करता हुआ ओट से सामने आया, इमरान भूखे चीते की तरह इस पर झपट पड़ा। इसने इंतहाई बरकरफ्तारी से उसकी गर्दन के गिर्द अपना एक बाजू डालकर उसे अपने सीने से चिपका लिया। मशीन गन चूंकि जैगर के कांधे से लटकी हुई थी, इसलिए वो अब उसे इस्तेमाल ना कर सकता था। जैगर इस अचानक आफत पर घबरा गया और इसी लम्हे से इमरान ने फायदा उठाया। जैगर की गर्दन के गिर्द जैसे ही उसका बाजू सही तरीके से जमा, उसने इंतहाई जोरदार झटका दिया और जैगर का जिस्म पूरी तरह फड़फड़ाने लगा। मगर इमरान ने दूसरे बाजू से उसके निचले जिस्म के साथ रखा हुआ था, इसलिए जैगर बावजूद कोशिश के अपने आप को इमरान की गिरफ्त से ना बचा सका था। इमरान ने बाजू को दूसरा झटका दिया। ये झटका पहले से कहीं ज्यादा जोरदार था और इस बार कड़क की आवाज उभरी और जैगर का जिस्म यकलख्त ढीला पड़ता चला गया। उसकी गर्दन टूट चुकी थी। इमरान को जब यकीन हो गया कि जैगर वाकई ही मर चुका है, तो उसने गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ बाजू हटाया और दूसरे हाथ से उसके जिस्म को संभाल कर उसने उसके कांधे से लटकी हुई मशीन गन उतार ली। फिर उसके मुर्दा जिस्म को सीढ़ियों से नीचे लटका दिया और जैगर का मुर्दा जिस्म लड़कता हुआ आखिरी सीढ़ी से नीचे राहदारी के फर्श पर जा गिरा। इमरान हाथ में मशीन गन संभाले दरवाजे की ओर से निकला और तेजी से चलता हुआ कमरे के इस दरवाजे के पीछे जाकर रुक गया जिससे रॉडिश बाहर निकला था। चंद लम्हों बाद कदमों की आवाज बाहर बरामदे में उभरी। आने वाले इसी दरवाजे की तरफ ही आ रहा था। इमरान ने हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन को नौल की तरफ पकड़ लिया और फिर राडिश बड़े एतमीनान से चलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसे इमरान की वहां मौजूदगी का जरा बराबर भी इल्म ना हो सका। इसने एक बड़ा सा बैग उठाया हुआ था। जैसे ही राडिश की पुश्त इमरान की तरफ हुई, इमरान का हाथ बिजली की सी तेजी से लहराया और मशीन गन का दस्ता पूरी कुव्वत से राडिश की खोपड़ी पर पड़ा। राडिश के मुंह से चीख निकली और वो मुंह के बल फर्श पर गिरता चला गया। बैग इसके हाथ से सरब लगते ही निकल गया था। इसने नीचे गिरते ही उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने उसे मुड़कर देखने की मोहलत न दी और मशीन गन की दूसरी जरब उसकी खोपड़ी पर जमा दी और रॉडिश बेहिस्सो हरकत हो गया। इमरान ने उसे पलटकर सीधा किया और फिर झुककर उसकी नब्ज को देखने लगा। नब्ज बता रही थी कि रॉडिश गहरी बेहोशी में मुब्तला हो चुका है और अब कम से कम 2-3 घंटों से पहले उसका होश में आना मुमकिन नहीं था। इमरान ने फर्श पर पड़ा बैग उठाया और उसे गौर से देखने लगा। इसमें एक गैस लाइट टाइप का आला मौजूद था जिसका शीशा सुर्ख रंग का था और इमरान समझ गया कि यह रेड कॉशन रिसीवर है। इसके साथ ही एक लंबी सी नलकी थी जिस पर सुर्ख रंग का पेंट था। उस नलकी का एक सिरा सुई की तरह बारीक था, जबकि पिछले सिरे पर सफेद रंग का प्रेसिंग बटन था। नलकी के ऊपर किसी नामानूसी जबान के चंद अल्फाज भी दर्ज थे। इसके अलावा बैग में सफेद रंग की करीम एक बड़ी सी बोतल थी। इमरान इस करीम के फंक्शन से अच्छी तरह वाकिफ था। इस सामान को अच्छी तरह देखने के बाद उसने बैग को वहीं रखा और मशीन गन उठाए वो कमरे से बाहर आया। उसने बड़ी एहतियात से कोठी के एक कमरे का जायजा लिया, लेकिन कोठी खाली पड़ी हुई थी। इन दोनों के अलावा इस इमारत में और कोई ज़ीरू मौजूद ना था। अलबत्ता बाहर पोर्च में वही वैगन खड़ी थी जिसे इमरान को ब्लू रूम से लाया गया था। इमरान ने स्टोर भी चेक किया और फिर उसे स्टोर में से जदीद तरीन टाइप का मेकअप बॉक्स भी मिल गया। उसने वो बॉक्स उठाया और फिर वापस इसी कमरे में पहुंच गया जहां रॉडिश बेहोश पड़ा था। इमरान ने इसकी कदो कामत देखते ही उसे सिर्फ बेहोश करने पर इत्तफाक किया। उसने उसका लिबास उतार कर खुद पहना और अपना लिबास उसे पहना दिया। उसके बाद उसने मेकअप बॉक्स खोला और फिर रॉडिश के चेहरे पर अपना मेकअप करना शुरू कर दिया। उसके हाथ और चेहरे पर अपना मेकअप करने के बाद उसने उसकी आंखों का रंग भी एक शीशी में से चंद कतरे डालकर बदल दिया। इसके बाद बालों का नंबर आया और चंद लम्हों बाद फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ रॉडिश मुकम्मल तौर पर इमरान के मेकअप में मौजूद था। इस काम से फारिग होने के बाद इमरान ने बड़ी फुर्ती से अपने चेहरे पर रॉडिश का मेकअप करना शुरू कर दिया। उसके हाथ इंतहाई तेज रफ्तारी से चल रहे थे और थोड़ी ही देर बाद उसने अपने चेहरे पर रॉडिश का मेकअप मुकम्मल कर लिया। मेकअप से फारिग होने के बाद उसने झुककर बेहोश पड़े हुए रॉडिश को उठाकर कांधे पर डाला और दूसरे हाथ से फर्श पर पड़ा हुआ बैग उठाया और फिर सीढ़ियां उतरकर वो जैगर की लाश को फलांगता हुआ तहखाने में पहुंचा। उसने बैग में से रेड कॉशन वाला आला निकालकर एक तरफ रख दिया। रेड फायर और क्रीम की ट्यूब निकालकर उसके साथ रखी। फिर उसने रॉडिश वाले लिबास की अंदरूनी जेब में मौजूद एक बारीक सा खंजर बाहर निकाला। लिबास की जेबों की तलाशी वो पहले ही ले चुका था, इसलिए उसे खंजर की मौजूदगी का इल्म था। उसने रॉडिश की पतलून का पांचा उठाया। उसकी पिंडली पर नीली लकीर लिबास उतारते वक्त देख चुका
था। चनाचा उसने खंजर की मदद से बड़ी फुर्ती से ट्रांसमिट फ्यूज उसकी पिंडली से निकाल दिया। गोश्त कटने की शदीद तकलीफ की बिना पर ही रॉडिश खुद ब खुद होश में आ गया। उसने होश में आते ही कराह कर उठना चाहा, मगर बंधे हुए की वजह से वो सिर्फ सर को ही हिला सका। इमरान ट्रांसमिट फ्यूज को रुमाल में लपेटकर अपनी जेब में मुंतकिल कर चुका था। रॉडिश ने जब आंखें खोलकर अपने सामने खड़े इमरान को देखा तो हैरत की ज़्यादती से उसकी आंखें फटने के करीब हो गई, क्योंकि उसे अपने सामने अपनी ही शक्ल नजर आ रही थी। कौन हो तुम? उसने हकलाते हुए पूछा। रॉडिश। इमरान ने रॉडिश के ही लहजे में जवाब दिया, और रॉडिश अपना ही लहजा सुनकर हैरत की शिद्दत से दोबारा बेहोश होते हुए बचा। इस हैरत की वजह से अपनी टांग की तकलीफ भी भूल गई थी। ये तुम्हारा हमजाद हूँ रॉडिश, और सुनो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें इंटरव्यू देता रहूं। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे 2 सवालों के जवाब दो। इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मगर तुम कौन हो? रॉडिश तो मैं हूं, रॉडिश ने उलझे हुए लहजे में जवाब दिया। सुनो, तुमने ये बताना है कि हेनरी का पावरलैंड में क्या ओहदा है? इमरान ने सवाल करने के साथ ही उसके सीने पर रखा हुआ खंजर उठाकर उसकी नोक उसकी गर्दन पर रख दी। वो चीफ बॉस है, रॉडिश ने कदरे खौफजदा लहजे में जवाब दिया। लेडी एशले इसकी मातहत है, इमरान ने दूसरा सवाल करते हुए कहा। नहीं, वो चेयरमैन है, हेनरी और तिरमिजी डायरेक्टर हैं, रॉडिश ने जवाब दिया। पावरलैंड में दाखिले का ट्रांसमिट के अलावा और रास्ता कौन सा है? इमरान ने खंजर की नोक को कदरे जोर से दबाते हुए कहा। कोई रास्ता नहीं है, उसे मखसूस लहरों से कीमियो फ्लॉज कर दिया गया है। सिर्फ ट्रांसमिशन निज़ाम से ही वही इंसान दूसरी चीजें जा सकती हैं। मैं सच कह रहा हूँ, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, रॉडिश ने तकलीफ से कराहते हुए जवाब दिया। ब्लू रूम से इमरान को क्यों निकाला गया? इमरान ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद पूछा। मगर तुम? रॉडिश ने शायद संभल कर सवाल करना चाहा, मगर इससे पहले उसका सवाल मुकम्मल होता इमरान ने खंजर की नोक को और ज्यादा दबा दिया और रॉडिश बेइख्तियार सर मारने लगा। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ता चला गया। बताओ, वरना अभी शहरक काट दूंगा, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। बताता हूँ, रॉडिश ने खौफजदा लहजे में जवाब दिया और इमरान ने खंजर पर दबाव कम कर दिया। जहां तक मुझे मालूम है, हेनरी ने अपने तौर पर इमरान को कत्ल करवाया है और चेयरमैन मैडम एशले को रिपोर्ट दी थी कि इमरान मर चुका है, लेकिन चेयरमैन मैडम एशले ने अपने ग्रुप के आदमियों की मदद से इमरान और उसके साथियों को गिरफ्तार करके चैनली हेडक्वार्टर के ब्लू रूम में कैद करा दिया और फिर हेनरी बॉस को बुलाया ताकि उसकी रिपोर्ट को झूठा साबित कर सके। बॉस हेनरी को मालूम हुआ तो उसने हमें साथ लिया, हम उसके ग्रुप के आदमी हैं, फिर वही लेकर हमें चेन्नई हेडक्वार्टर पहुंच गया। चेन्नई हेडक्वार्टर बॉस हेनरी ने तामीर कराया था, इसलिए ब्लू रूम का एक खुफिया रास्ता उसे मालूम था। उसने अपनी बात सच मनवाने के लिए वहां से इमरान को अगवा कर लिया और उसकी जगह इमरान के मेकअप में अपना आदमी लिटा दिया। इस आदमी को ख़त्म कर दिया गया होगा ताकि वो सही बात ना बता सके। इस तरह मैडम एशले की रिपोर्ट झूठी हो जाएगी और फिर बॉस हेनरी मैडम एशले को यहाँ अपने पॉइंट पर लाकर इमरान की लाश दिखाकर इस बात को सच मनवा लेगा कि इसकी रिपोर्ट दुरुस्त थी। रॉडिश ने इस बार बगैर रुके पूरी बात बता दी और इमरान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ने लगी। इमरान रॉडिश के चेहरे की सख्ती देखकर ही समझ गया था कि रॉडिश मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक नहीं है। यही वजह थी कि उसने सिर्फ खंजर की नोक उसकी शहरक पर रखकर पूछताछ शुरू कर दी थी। उसका अंदाजा दुरुस्त साबित हो रहा था। तुम हेडक्वार्टर से आए हो, अब आखिरी बात बता दो कि हेनरी और मैडम एशले खुद ब खुद कैसे ट्रांसमिट हो जाते हैं, और अगर उन्हें रोकना हो तो उसका क्या तरीकाकार है? इमरान ने खंजर की नोक पर कदरे दबाव डालते हुए पूछा। उनके जिस्मों में ऑटोमेटिक निज़ाम मौजूद है, इसलिए उन्हें सिर्फ उसे दबाना पड़ता है और वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, रॉडिश ने जवाब दिया। अगर उन्हें ऐसा करने से रोकना हो तो? इमरान ने पूछा। एक ही सूरत है कि वो इस फ्यूज को दबा ना सके, उनके हाथ बांध दिए जाए, रॉडिश ने जवाब दिया। फिर उससे पहले कि इमरान कोई और सवाल करता, अचानक कमरे में सुर्ख रंग का झमाका सा हुआ और इमरान और रॉडिश ने चौंक कर दाएं तरफ देखा जहां रेड कॉशन रिसीवर पड़ा था। इसमें से बार बार सुर्ख रंग की लाइट बुझ रही थी। उसे देखते ही रॉडिश की नजरों में इत्मीनान के आसार उभर आए। उसे मालूम था कि अब थोड़ी ही देर में हेनरी यहाँ पहुंच जाएगा और फिर उसकी जान बच जाएगी, लेकिन दूसरे लम्हे वो खौफ से बुरी तरह चीखने लगा जब उसने इमरान को तेजी से रेड फायर नलकी उठाते देखा। मुझे मत मारो मुझे, रॉडिश ने मौत के खौफ से चीखते हुए कहा, लेकिन इमरान जानता था कि रेड कॉशन मिलते ही वो बेतरेख इमरान पर रेड फायर खोल देता। चनाचा उसने दांत भींचते हुए रेड फायर नलकी की नोक का रुख उसकी नाफ की तरफ करते हुए पीछे मौजूद बटन को प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही नलकी की नोक से सुर्ख रंग की शुआ निकलकर रॉडिश के जिस्म पर नाफ वाली जगह से टकराई और दूसरे लम्हे एक हल्का सा धमाका हुआ और रॉडिश के जिस्म में से सुर्ख रंग के शोले निकले और रॉडिश के आखिरी दिल की शराश चीख ने कमरा हिला दिया।
शोले सिर्फ एक लम्हे के लिए बुलंद हुए और दूसरे लम्हे वो गायब हो गए। इमरान ये देखकर हैरान रह गया कि रॉडिश का पूरा जिस्म गर्दन तक पूरी तरह झुलस कर रह गया था। कपड़े तकरीबन राख हो चुके थे, जबकि उसमें से झांकने वाला जिस्म यूं लगता था जैसे आग में झुलस गया हो। चेहरे पर भी कहीं कहीं झुलसने के निशानात मौजूद थे, लेकिन शक्ल बहरहाल पहचानी जा सकती थी। रॉडिश खत्म हो चुका था। इमरान ने बड़ी फुर्ती से रेड फाइल को जेब में रखा और फिर उसने रेड कॉशन रिसीवर के पास रखी हुई करीम की ट्यूब उठाई। फिर उसने रॉडिश के मुर्दा जिस्म पर करीम मलनी शुरू कर दी और जहां जहां करीम लगती जा रही थी वहां से ऐसे मालूम होने लगता था जैसे जिस्म की इस हालत में आए हुए 3-4 रोज गुजर चुके हैं। नुमाया हिस्सों पर करीम लगाने के बाद इमरान ने ट्यूब बंद की और फिर उसे जेब में डालकर वो तेजी से मुड़ा और फिर रेड कॉशन रिसीवर जो अब बंद हो चुका था उठाकर वो कमरे से बाहर आ गया और दरवाजा बंद करके वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता चला गया। मशीन गन उसकी कांधे से अभी तक लटकी हुई थी। रेड कॉशन रिसीवर उसने इंतहाई तेजी से जाकर स्टोर रूम में रखा और फिर दोबारा बरामदे में आकर खड़ा हो गया। अभी उसे वहां खड़े हुए चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि कोठी का फाटक खुद ब खुद खुला और फिर एक स्याह रंग की कार अंदर दाखिल हुई और फिर कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठे हुए हेनरी के साथ मौजूद लेडी एशली को उसने दूर ही से पहचान लिया था। मैडम बॉस हेनरी तशरीफ लाए हैं, एक नौजवान ने अंदर दाखिल होकर मौतबाना लहजे में कहा और मैडम एशली जो रिसाले के मुताले में मसरूफ थी चौंक पड़ी। उसने रिसाला फुर्ती से मेज पर रखा और हाथ पर बंधी हुई घड़ी देखने लगी। हेनरी से बात हुए 1 घंटा गुजर चुका था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अचानक दरवाजे पर हेनरी की आवाज सुनाई दी। ओ हेनरी, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, मैडम एशले ने मुस्कुराते हुए कहा। मैडम, मैं अब भी यही कहता हूँ कि आपको यकीनन गलत फहमी हुई होगी। असल इमरान तो डॉक्टर विक्सी की कोठी में खत्म हो चुका है, हेनरी ने अंदर आते हुए संजीदा लहजे में कहा। इसका फैसला अभी हो जाएगा, आओ मेरे साथ, मैडम ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, देख लेते हैं, हेनरी ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। फिर वो मैडम के साथ चलता हुआ कमरे से बाहर आ गया। पोर्च में स्याह रंग की कार मौजूद थी। ये कार मैडम एशले के इस्तेमाल में रहती थी। ड्राइवर ने जो पोर्च में ही मौजूद था इनको कार की तरफ आते देखकर जल्दी से कार का दरवाजा खोल दिया। तुम यही ठहरो, मैं खुद ड्राइव करूंगी, मैडम एशले ने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा और ड्राइवर सर हिलाता हुआ मौतवाना अंदाज में पीछे हट गया। मैडम एशले ने हेनरी को साथ वाली सीट पर बैठने का इशारा किया और खुद उसकी ड्राइविंग सीट संभाल ली। दूसरे लम्हे कार एक झटका खाकर आगे बढ़ी और कोठी से बाहर निकलकर दाएं तरफ जाने वाली ट्रैफिक में शामिल हो गई। आपने उसे कैसे गिरफ्तार किया मैडम? हेनरी ने कार की कोठी से बाहर निकलते ही सवाल किया और मैडम ने बड़े फखरिया अंदाज में उसको अपनी तहकीकात के मुतालिक बताया। लेकिन इमरान की लाश तो मेरे पास महफूज है, फिर ये इमरान कहाँ से पैदा हो गया? हेनरी ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। लाश तुम्हारे पास महफूज है? क्या मतलब? मैडम ने चौंक कर पूछा। मैंने उसकी लाश डॉक्टर विक्सी की तबाहशुदा कोठी से उठवा ली थी और उसे 0 पॉइंट पर रखवा दिया था। मैंने सोचा था कि शायद आप मेरी रिपोर्ट पर यकीन न करें तो मैं इसकी लाश हेडक्वार्टर मंगवा कर आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन उसकी नौबत ही ना आई और लाश बदस्तूर 0 पॉइंट पर ही पड़ी रही, हेनरी ने जवाब दिया। तो क्या अब भी वो लाश मौजूद है? मैडम ने पूछा। हाँ, जाहिर है, जब तक मैं उसे ज़ाया करने का हुक्म ना दूंगा वो तो वहां पड़ी रहेगी, हेनरी ने जवाब दिया। ये तो अच्छा हुआ, अब चेन्सी हेडक्वार्टर से तुम्हारी तसल्ली के बाद हम 0 पॉइंट जाकर इस लाश को भी चेक कर लेंगे कि वो किसकी लाश है, मैडम ने चहकते हुए लहजे में कहा और हेनरी के लबों पर हल्का सा तंजिया तबस्सुम फैल गया। वो सोच रहा था कि अगर मैडम को पता चल जाए कि 1 घंटे की मोहलत उसने क्यों ली थी और इस 1 घंटे के दौरान किस तरह इमरान को तब्दील किया जा चुका है तो मैडम का क्या रद्द-ए-अमल होगा। लेकिन जाहिर है मैडम को इसका पता ना चल सकता था। मैडम तो एक तरफ ही हेडक्वार्टर में मौजूद अफराद तक इस तब्दीली का इल्म ना था। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद मैडम की कार एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हुई और फिर सुर्ख रंग की एक बड़ी सी कोठी के गेट के सामने जाकर रुक गई। मैडम ने मखसूस अंदाज में 3 बार हारन बजाया तो गेट की छोटी खिड़की खुली और एक लंबा तड़ंगा नौजवान बाहर निकल आया। उसने हेनरी और मैडम को देखते ही तेजी से सैल्यूट किया और फिर तकरीबन भागता हुआ वापस खिड़की में गायब हो गया। चंद लम्हों बाद भारी फाटक खुलता चला गया और मैडम ने कार अंदर की तरफ बढ़ा दी। वसी और अरीज लॉन क्रॉस करके उसने पोर्च में पहुंचकर कार रोक दी और फिर वो दोनों बाहर आ गए। पोर्च से मुल्हिका बरामदे में 3 अफराद मौजूद थे, जिनमें से एक बारकर था, बाकी 2 हेडक्वार्टर के लोग थे। उन्होंने इन दोनों को देखते ही बड़े मौतबाना अंदाज में सैल्यूट किया। कैदी मौजूद है बारकर? मैडम एशले ने बारकर से मुखातिब होकर पूछा। यस मैडम, वो ब्लू रूम से जला कहा जा सकता है, पार्कर ने मौतबाना लहजे में जवाब दिया और हेनरी धीरे से मुस्कुरा दिया। आओ हेनरी, और अब खुद अपनी आंखों से देख लो कि क्या वाकई ही ब्लू रूम में मौजूद इमरान असली है या नकली, मैडम ने तंजिया लहजे में कहा और हेनरी ने जवाब में सिर्फ सर हिलाने पर ही इक्तफा किया। वो दोनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए राहदारी से गुजरकर एक कमरे में दाखिल हुए। इस कमरे से होते हुए वो एक और राहदारी में आए और फिर इस राहदारी के इख्तिताम पर मौजूद सीढ़ियां उतरते चले गए। बारकर उनके पीछे था। सीढ़ियां उतरने के बाद वो एक और पतली सी राहदारी में पहुंचे। इस राहदारी की दोनों दीवारें सपाट थी, इनमें कोई दरवाजा वगैरह नजर ना आ रहा था। अलबत्ता राहदारी में 5 अफराद
50 स्टेन गनों से मुसल्ला बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े हुए थे। हेनरी और मैडम एशले को देखते ही उनके आसाब तन गए और चेहरों पर संजीदगी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। मैडम एशले उनकी तरफ तवज्जो किए बगैर आगे बढ़ती चली गई। हेनरी उसके पीछे था और सबसे आखिर में बारकर था। राहदारी के इख्तिताम से जरा पहले मैडम एशले रुक गई। दरवाजा खोलो, मैडम एशले ने संजीदा लहजे में कहा और दरबार करने आगे बढ़कर स्पाट दीवार की एक उभरी हुई ईंट को दबाया तो उससे उभरी हुई ईंट से जरा हटकर दीवार में एक दरवाजा नमूदार हुआ जिसके लोहे के पट बंद थे। पार्कर ने दरवाजे के हैंडल को मखसूस अंदाज में 3 बार नीचे और 2 बार ऊपर किया और फिर दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाजा खुलता चला गया। फिर दरवाजा खुलते ही बारकर बड़े मौतमाना अंदाज में एक तरफ हट गया और मैडम एशले और हेनरी अंदर दाखिल हो गए। उनके बाद बारकर अंदर दाखिल हुआ। कमरा खासा बड़ा था। उसके दाएं हाथ वाली दीवार खाली थी जबकि बाकी तीनों दीवारों के साथ बड़ी बड़ी मशीनें नस्ब थी। दरमियान में एक बड़ी सी मेज थी जिसके पीछे 2 कुर्सियां रखी हुई थी। मैडम एशले और हेनरी इन कुर्सियों पर बैठ गए। पार्कर ने साइड की दीवार में लगी हुई एक मशीन का बटन दबाया। बटन दबते ही मशीन में गिड़गिड़ाहट की आवाज पैदा हुई। उसके साथ ही स्पाट दीवारों की रोशन होती चली गई जैसे शफाफ शीशे की बनी हुई हो। चंद लम्हों बाद इस दीवार से दूसरी तरफ का हिस्सा साफ नजर आने लगा। ये एक और वसी कमरा था जिसमें कहीं कोई दरवाजा या रोशनदार नजर न आ रहा था। इस कमरे की छत के साथ एक बड़ा सा फानूस चल रहा था जिसके बल्बों से निकलने वाली खासी तेज रोशनी ने इस कमरे को जगमगा रखा था। कमरे में एक कितार में स्ट्रेचर नुमा तख्ते पड़े हुए थे जिन पर मुख्तलिफ अफराद आंखें बंद किए लेटे हुए थे। इन सब के जिस्मों के चमड़े के स्टेर पिन्स बांध दिया गया था। इनमें एक औरत और 2 देव कल हबशी भी मौजूद थे। देखो हेनरी, ये है इमरान और उसके साथी, मैडम एशले ने बड़े फाखिराना अंदाज में हेनरी से मुखातिब होकर कहा। बाकी साथियों को तो मैं जानता नहीं इसलिए कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता इंतहाई बाएं जानिब जो शख्स मुड़ा पड़ा हुआ है वो शक्ल तो इमरान लगता है लेकिन इसका कदोकामत इमरान की तरह नहीं है मगर इससे मिलता जुलता जरूर है। हेनरी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। उसकी नजरें इंतहाई बाएं जानिब स्ट्रेचर पर लेटे हुए शख्स पर जमी हुई थी जिसकी गर्दन एक तरफ को झुकी हुई थी। जिद का तो कोई इलाज नहीं है। अगर तुम चाहो तो उसे यहाँ मंगवा कर दिखा दूं ताकि तुम हर तरह से तसल्ली कर लो, मैडम एशले ने झुंझलाए हुए लहजे में जवाब दिया। आपने तसल्ली कर ली है, हेनरी ने स्पाट लहजे में कहा। हाँ, ये मकामी लोगों के मेकअप में था। मेकअप वॉश मशीन से उसका मेकअप साफ किया गया तो उसकी असल शक्ल सामने आ गई। और तुम जानते हो कि हमारी मेकअप वॉश मशीन कितनी जदीद और काबिल एतमाद है, लेडी एशले ने जवाब दिया। आपने वॉश मशीन को सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया होगा, हेनरी ने अल्फाज को चबाते हुए कहा। एक बार? क्या मतलब? एक बार ही तो इस्तेमाल होती है, लेडी एशले ने चौंकते हुए जवाब दिया। मैडम, आप इन जासूसों को नहीं जानती। ये लोग बैक वक्त 2-2 मेकअप कर लेते हैं ताकि अगर एक मेकअप साफ हो जाए तो मेकअप साफ करने वाला मुतमईन हो जाए। आप उसे दोबारा इसी मेकअप वॉश मशीन से गुजारें तो हो सकता है इसका असल चेहरा सामने आ जाए, हेनरी ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा। ओह, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि इमरान के सिलसिले में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वाक़यात और तहकीकात की रोशनी में यही इमरान है, मैडम ने उलझे हुए लहजे में जवाब दिया। अलबत्ता हेनरी ने साफ महसूस कर लिया कि यह डबल मेकअप वाली बात उसके जहन में बैठ चुकी है। अभी फैसला हो जाता है। आप उसे यहाँ मंगवा कर मेकअप वॉश मशीन से गुजारें, बात साफ हो जाएगी ये असल इमरान है या डुप्लीकेट, हेनरी ने फैसला कुन अंदाज में कहा और मैडम एशले ने सर हिला दिया। बारकर, इमरान मेकअप वॉश मशीन के एक बार फिर इस्तेमाल करो ताकि इसको तसल्ली हो जाए, मैडम एशले ने एक तरफ खड़े हुए बारकर से मुखातिब होकर कहा। यस मैडम, बारकर ने मौतबाना लहजे में कहा। हेनरी ने देखा कि बारकर की आंखों में भी उलझन के तासुरात उभर आए थे और हेनरी के लबों पर भी हल्की सी तंसिया मुस्कुराहट तैरने लगी। वो दिल ही दिल में हंस रहा था कि एशले हेनरी को नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन वो जानता था कि अभी चंद लम्हों बाद ही एशले की आंखें हमेशा के लिए झुक जाएंगी। पार्कर मैडम का हुक्म सुनते ही तेजी से एक दूसरी मशीन की तरफ बढ़ा। उसने मशीन का बटन ऑन किया और फिर मशीन के चलते ही उसने उसके मुख्तलिफ नाबों को घुमाना शुरू कर दिया। फिर उन्हें सेट करने के बाद उसने सुर्ख रंग का एक बटन दबाया तो इमरान वाले स्ट्रेचर के ऐन ऊपर छत से 2 रस्सियां तेजी से नीचे लटकती चली गई। इन रस्सियों के सिरों पर आहनी कुंडे लगे हुए थे। जैसे ही ये रस्सियां इमरान वाले स्ट्रेचर के पास पहुंची, पार्कर ने एक बटन दबा दिया और रस्सियों पर लगे हुए आहनी कुंडे स्ट्रेचर की दोनों अतराफ में बने हुए 2 सुराखों में घुसते चले गए। इसी लम्हे रस्सियां को सिमटी और स्ट्रेचर इमरान समेत इंतहाई तेज रफ्तारी से छत की तरफ चलता चला गया। जब वो छत के करीब पहुंचा तो छत पर स्ट्रेचर जितना खला पैदा हो गया था, स्ट्रेचर पलक झपकने में इस खला में गायब हो गया। उसके साथ ही छत बराबर हो गई। चंद लम्हों बाद मैडम एशले वाले कमरे की छत में खला नमूदार हुआ और फिर स्ट्रेचर इसमें से निकलकर तेजी से नीचे आता गया। जब स्ट्रेचर की टांगों ने जमीन को छुआ तो बारकर ने एक और बटन दबा दिया और आहनी कुंडों ने स्ट्रेचर को छोड़ दिया और रस्सियां तेजी से वापस सिमटती हुई छत में गायब हो गई। अरे ये तो मर चुका है, हेनरी ने सामने रखे हुए स्ट्रेचर को गौर से देखते हुए कहा।
मर चुका है? नहीं, ये तो बेहोश था, मैडम ने चौंकते हुए कहा। यस मैडम, ये मर गया है, ये बेहोशी में ही खत्म हो गया है, शायद ये गैस का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सका। बारकर ने करीब आकर स्टेचर पर पड़े हुए इमरान के चेहरे को गौर से देखना शुरू कर दिया। मरना तो उसने बहरहाल था ही, उसकी खुशकिस्मती है कि आसान मौत मर गया। बहरहाल तुम उसे मेकअप वॉश मशीन में डालकर हेनरी की तसल्ली करा दो, मैडम एशले ने दांतों से होठ काटते हुए बारकर से मुखातिब होकर कहा। बारकर इमरान का स्ट्रेचर धकेलता हुआ एक तीसरी मशीन के पास ले गया। उसने मशीन के साथ हुक में लटका हुआ एक बड़ा सा कंटोप उतारा और उसे इमरान के सर और चेहरे के गिर्द चढ़ाकर उसका क्लिप कस दिया। उसके बाद उसने मशीन को ऑन कर दिया। मशीन पर मौजूद छोटे छोटे बल्ब तेजी से जलने बुझने लगे और डायलों पर मौजूद सुइयां तेजी से थरथराती हुई आगे बढ़ने लगी। मशीन में घूं घूं की आवाज निकलने लगी। बारकर की नजरें डायलों पर जमकर हेनरी और मैडम एशले की नजरें इस कंटोप पर जमी हुई थी। कंटोप में गहरा दूधिया रंग बिखर चुका था। हेनरी के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट मौजूद थी, जबकि मैडम एशले के चेहरे में तज़बज़ब के आसार नुमाया थे। चंद लम्हों बाद बारकर ने मशीन का बटन ऑफ कर दिया। उसके साथ ही मशीन साकित होती चली गई। बारकर ने चंद लम्हे के तवक्कुफ के बाद कंटोप इमरान के चेहरे से हटा लिया। उसके साथ ही मैडम एशले की हैरत भरी चीख सुनाई दी। ये क्या? ये तो कोई और है। मैडम एशले ने हैरत से पागल हो रही थी। बारकर भी आंखें फाड़ के हैरत से स्ट्रेचर पर पड़े हुए नामालूम शख्स को देख रहा था। अब यकीन आ गया मैडम, आपको चक्कर दिया गया है। ये शख्स डबल मेकअप में था, हेनरी ने फातिहाना अंदाज में कहा। इसका ड्रामा कामयाब हो चुका था। तुम दुरुस्त कहते थे हेनरी, वाकई ये लोग बेहद अय्यार हैं, लेकिन तुमने जिस इमरान को मारा है हो सकता है वो भी इस तरह डबल मेकअप में हो। मैडम एशले ने अपनी बात रखने की आखिरी कोशिश करते हुए कहा। इसकी लाश महफूज है और 0 पॉइंट पर पोर्टेबल मेकअप वॉश मशीन भी है, आप तसल्ली कर लें। हेनरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, मैं जरूर चेक करूंगी, मैडम एशले ने एक झटके से उठकर खड़े होते हुए कहा। बड़ी खुशी से मैडम, हेनरी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली, हेनरी ने फखरिया लहजे में कहा और मैडम ने बेख्तियार दांत भींच लिए। उसे वाकई हेनरी के सामने बेपनाह शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। वो सोच भी ना सकती थी इस तरह भी हो सकता है, वरना वो कभी हेनरी को हेडक्वार्टर से ना बुलाती और फिर वो तेज तेज कदम उठाती कमरे से बाहर निकलती चली गई। उसका दिमाग माउफ हो रहा था, जी चाहता था कि अपनी ही बोटियां नोच ले, जबकि हेनरी के चेहरे पर गरूर और फख्र की चमक थी। वो यूं सर उठाए चल रहा था जैसे उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। राहदारी से गुजरकर वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गए। बारकर भी शर्मिंदा हालत में उनके पीछे था। उसका चेहरा बुझा हुआ था। वो अच्छी तरह जानता था कि मैडम की ज़हनी कैफियत इस वक्त क्या है, इसलिए उसने कुछ कहने की जुर्रत ना की और खामोशी से उनके पीछे चलता हुआ ऊपर आ गया। जब वो तीनों वापस पोर्च में पहुंचे तो हेनरी ने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और फिर जेब के अंदर पड़े हुए रेड कॉशन ट्रांसमीटर के बटन को बार बार दबाना शुरू कर दिया। उसे मालूम था कि इस आले से निकलने वाली वायरलेस लहरें रेड कॉशन रिसीवर पर वसूल हो रही होंगी और जब तक वो मैडम एशले को लेकर 0 पॉइंट पर पहुंचेगा वहां रॉडिश और जैगर अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। अब मैं कार चलाऊंगा मैडम, आप साथ वाली सीट पर तशरीफ रखिए, हेनरी ने कहा और मैडम सर हिलाती हुई साथ वाली सीट का दरवाजा खोलकर सीट पर ढेर हो जाने वाले अंदाज में बैठ गई। हेनरी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और फिर सेटिंग पर बैठ गया और उसने बड़े इत्मीनान से दरवाजा बंद कर दिया। इस लम्हे बार कर आहिस्ता से मैडम की तरफ वाली खिड़की की तरफ बढ़ा। मैडम, बाकी लोगों के बारे में क्या हुक्म है? बारकर ने झिझकते हुए अंदाज में कहा। गोली मार दो, इन सबको भून डालो, और क्या करना है इनका? मैडम ने जैसे फट पड़ने वाले अंदाज में कहा और बारकर मौतबाना अंदाज में सर हिलाता हुआ तेजी से पीछे हट गया। हेनरी ने कार स्टार्ट की और फिर दूसरे लम्हे वो चक्कर काटकर तेजी से गेट की तरफ बढ़ती चली गई। इमरान बरामदे में खामोश खड़ा रहा और हेनरी की कार लॉन को अबूर करती हुई तेजी से पोर्च के अंदर आकर रुक गई। कोठी का फाटक अभी तक खुला हुआ था। दूसरे लम्हे इमरान ये देखकर चौंक पड़ा कि 10 मुसल्ला अफराद बड़े इत्मीनान से चलते हुए फाटक के अंदर दाखिल हुए और फिर वो कोठी में पहलते चले गए। हेलो रॉडिश, क्या पोजीशन है? हेनरी ने कार से बाहर आते ही इमरान से मुखातिब होकर तहमकाना लहजे में पूछा। ओके बॉस, इमरान ने रॉडिश के लहजे में जवाब देते हुए कहा। लेडी एशले भी कार से बाहर आ गई। जैगर कहाँ है? हेनरी ने बरामदे की सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा। वो कभी तरफ मौजूद है बॉस, इधर खटका सा हुआ था इसलिए मैंने उसे उधर भेज दिया था, इमरान ने बहाना बनाते हुए कहा। ओह, शायद वो खटका हमारे ही आदमियों का होगा, मैंने 10 अफराद को पहरे पर लगाया हुआ था, हेनरी ने सर हिलाते हुए कहा। इमरान की लाश कहाँ है हेनरी? पहले मुझे वो दिखाओ, बाद में बातें कर लेना, मैडम एशले ने जो बड़े बेजार से अंदाज में खड़ी थी हेनरी से मुखातिब होकर कहा। यस मैडम, आइए, हेनरी ने बेअख्तियार चौंकते हुए कहा। फिर वो राहदारी की तरफ चल पड़ा। इस वक्त तक इन 10 मुसल्ला अफराद में से 2 आदमी बरामदे तक पहुंच चुके थे और इमरान के साथ वो दोनों भी हेनरी और मैडम एशले के पीछे चल पड़े। थोड़ी देर बाद वो सब आगे पीछे चलते हुए तहखाने में पहुंच गए जहां रॉडिश की लाश इमरान के रूप में स्ट्रेचर पर मौजूद थी। ये है इमरान की लाश मैडम, मैंने उसे डॉक्टर विक्सी की कोठी से उठवा कर यहाँ महफूज कर लिया था, हेनरी ने लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा। मगर क्या ये जरूरी है कि ये वाकई अली इमरान है
यहाँ भी तो डबल मेकअप का चक्कर चल सकता है, मैडम एशले ने कहा और इमरान उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं, आप तसल्ली कर लें, मैं मेकअप वॉश की मशीन यहाँ मंगवा लेता हूँ, हैनी ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। फिर उसने मुड़कर अपने पीछे खड़े हुए मुसल्लह अफराद में से एक को स्टोर से पोर्टेबल मशीन वॉश ले आने के लिए कहा और वो सर हिलाता हुआ तेजी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकलता चला गया। इमरान खामोश खड़ा था। इन मुसल्लह अफराद की अचानक आमद ने उसके प्रोग्राम में खलल डाल दिया था, लेकिन जाहिर है अब इमरान पीछे तो ना हट सकता था। स्टोर रूम से वो पहले ही मतलूबा असलाह उठाकर अपनी जेबों में मुंतकिल कर चुका था। पोर्टेबल वॉश मशीन आने तक कमरे में खामोशी तारी रही। मैडम की नजरें स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश पर जमी रहीं। इसका मेकअप चेक करो, हैनी ने मशीन ले आने वाले से कहा। उसने आगे बढ़कर मशीन लाश के सिरहाने के पास रखी और फिर उसका प्लग दीवार के निचले हिस्से में लगे हुए पावर प्लग से मुंसलिक कर दिया। उसके बाद उसने मशीन का कंटोप लाश के चेहरे पर चढ़ाकर मशीन का बटन ऑन कर दिया। मशीन का कंटोप दूधिया रंग का हो गया। कुछ देर तक मशीन चलती रही। फिर हेनरी ने कंटोप हटाने का इशारा किया और इमरान बड़ी आहिस्तगी से पीछे हटने लगा। उसे मालूम था कि कंटोप हटते ही रॉडिश की असल शक्ल सामने आ जाएगी और उसके साथ ही उसका राज भी खुल जाएगा। इसने अपना हाथ कोट की जेब में डाला और फिर वहां जेब में मौजूद रेड फायर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। ये उसकी नज़र में इंतहाई कीमती हथियार था। इससे धमाका भी पैदा ना होता था और टारगेट भी बगैर शोर मचाए ढेर हो जाता था। कंटोप हटते ही हेनरी और मैडम एशले के साथ साथ दोनों मुसल्लह अफराद भी बुरी तरह उछल पड़े। रॉडिश, ये तो रॉडिश की लाश है। हेनरी और दोनों मुसल्लह अफराद तेजी से मुड़े क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक तो रॉडिश कमरे में मौजूद था, जबकि मैडम एशले बेख्तियार मुसरत से हंस पड़ी। Like, comment, share, press the bell icon